This conference will now be recorded. अध्यक्ष निवासरः अथवा मंदवासरः कार्तिक कृष्ण अष्टमी दिनांक 27 नोव्हेंबर 2021 दशरथ समीक्षण शङ्खचक्रञ्जलकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजमे कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। इयन्मानस्य सूतस्य भोज्यद्रव्यात्मिका मितिः यति इत्युक्ते यासो ग्रासमानं समीरितम्। तो ग्रासमानम् आह इयन्मानस्य इति इयन्मानस्य एतावत् परिणामस्य सूतस्य परिमाणस्य सूतस्य सम्बन्धविवक्षया षष्ठी यन्मिते भूते यन्मिते सूते इत्यर्थः या यति मात्रा इतो इति मितिः एतावत् परिमाणं भोज्यद्रव्याणाम् इति शेषः इति उच्यते। भोज्यद्रव्यात्मिका ग्रसनीय स्वर्णादिद्रव्याणां माननिर्देशरूपा असौ उक्तिः ग्रासमानं समीरितं यन्मानं सूतं यन्मानं स्वर्णादिद्रव्यं ग्रसितुं समर्थम् एवं रूपमाननिर्देशः ग्रासमानं निर्देशं ग्रासमानं ध्येयम्। तो एक्चुअली इसमें कितने स्वर्ण का कितना भारत कितने स्वर्ण का ग्रास कर सकता है इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन उसके आधार पर ग्रासमान समझा जा सकता है। ये हाँ भारताचं नाही किती भारत किती स्वर्णाचा ग्रास घेतो असं नाही सांगितलेलं नाही। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये शायद आगे को भी होगा कि इतना भारत है तो इतने स्वर्ण का ग्रास कर सकता है इस प्रकार से। तो ये ग्रासमान की परिभाषा सिर्फ बताई गई है कि काही नाही कळलं तो मंगेश आहे ना हाँ तो बंधन भारत बंधन नेचर त्यांच्याशी बोलला हो पण त्याचा सारांश काय आहे? हाँ वो बात की क्रिया है बंधन। पहले जो है मतलब याद नहीं करता फिर उत्थापन और फिर बंधन इस प्रकार से क्रम है उसका।
ये अलग अलग इस प्रकार के। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार पारद ग्रास करने लगता है स्वर्ण का, और स्वर्ण का वजन उसमें ऐड नहीं होता, बढ़ता नहीं उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं। ये एक अहम मुद्दा है, और इसको विदेशों तक पहुंचाना जरूरी है। बहुत बार हम ऐसा कहते हैं कि ये हमारे ग्रंथ में पूर्व से ही है वगैरह वगैरह, लेकिन उसको सामने नहीं लाया जाता। तो ये आधुनिक विज्ञान के लिए एक चुनौती है, ये कैसे हो सकता है इस प्रकार से। और ये लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है कि कोई इसने प्रयोग इसका प्रयोग नहीं किया। मैंने जो कल वाली पानी की बात कही थी बालेंद्र प्रकाश के सिद्ध मेडिसिन, तो उसमें बुभुक्षित पारद का प्रयोग है। तो ये बात अगर हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि देखो इस प्रकार से पारद बुभुक्षित हो जाता है, स्वर्ण का ग्रास कर जाता है, और फिर उसका वजन बढ़ता नहीं है इस प्रकार से, तो ये आधुनिक विज्ञान के लिए एक नया मुद्दा होगा, नई चुनौती इस प्रकार की होगी। और वैसे भी मैंने रस दोष के संबंध के बारे में भी बताया था कि जो भी सोच समझ हुई है एलोपैथी में, वो कैलोरीज और विटामिन कार्बोहाइड्रेट फैट इस तरीके की हुई है, लेकिन रस से संबंध किसी ने आज तक जोड़ा नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है इसके बारे में। और आहार का रस से संबंध, रस का दोषों से संबंध, दोषों का रोगों से संबंध, ये हमारी खासियत है। तो इसको भी विश्व के सामने लाना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और हमारा जो मकसद है वो सामान्य से विशेष तक, यानी कि जनरलाइज टू पर्टिकुलर इस प्रकार का। आयुर्वेद के सामान्य विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि रस सामान्य है, मधुर रस है, अम्ल रस है, तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये सभी द्रव्य में समान इस प्रकार के हैं। लेकिन अगर रस का अनुगुण इस प्रकार का विपाक नहीं है, विपाक कुछ और हो रहा है, तो उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। वीर्य कुछ अलग ही है, तो उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। तो जनरल टू पर्टिकुलर ये हम बता सकते हैं, और पूरे विश्व भर के बारे में इसके बारे में सोच सकते हैं। जो भी पदार्थ उपलब्ध है उन सभी के बारे में सोच सकते हैं। तो जो उनको बिल्कुल मालूम नहीं है उसी के बारे में बोलना ये उचित है, और उसको सिद्ध करके दिखाना ये उचित है। तो हम आयुर्वेद को एक शास्त्र की हैसियत से आगे लेके जा सकेंगे, और ये प्रयास हुए नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। ग्रासस्य चारणं गर्भे द्रावणं जारणं तथा इति त्रिरूपा निर्दिष्टा जारणा वरवार्तिके। तो ग्रास का चारण यानी कि उसको खिलाना, तो स्वर्ण का ग्रास खिलाना, गर्भे द्रावणम जारणं तथा, और गर्भ में द्रावण और जारण ये प्रक्रिया करना, इति त्रिरूपा निर्दिष्टा जारणा, इस प्रकार की 3 प्रकार की जारणा वरवार्तिक जो है उन्होंने बताई गई है। ग्रासस्य ग्रासयोग्यस्य स्वर्णातिरित्यर्था चारणं रसांतम रसांत क्षपण गर्भे द्रावणं रसांतम तरली भवन जारणं विडयंत्रादि योगेन द्रवीभूत ग्रासस्य पाकः। रसांते क्षपणम ऐसा होगा शायद कि पारद में उसका क्षपण हो जाना, द्रावणम रसांत रसांते तरली भवनम,
तो द्रावण रस के ऊपर तैरता है और जारणम विडयंत्रादि योगेन द्रवीभूत ग्रासस्य पाकः, तो ग्रास का पचन हो जाना ये भी अजीब है। तो किसी को इसके बारे में कुछ पता है क्या? प्रैक्टिकली कुछ करके देखा है क्या? जारणा के भेद ग्रास को रस पारद में प्रक्षेप कर देना, पुनः द्रवीभूत करना और बाद में पारद में पूर्ण रूप से मिला देना या विलीन करा देना, जारणा के इस तीन प्रकारों से रसविदों ने बताया है। ये तीन भेदों के क्रमशः ग्रास पिंड का परिणाम ये दूसरे पर्यायवाची शब्द है, अर्थात ग्रास के धारणा को ग्रास के रस के गर्भ में द्रवीभूत होने को पिंड तथा ग्रास के पारद में पूर्ण रूप से विलीन हो जाने की क्रिया को परिणाम कहते हैं। पारद में ग्रास का जारण कराने का दो प्रकार होता है, समुख जारणा तथा निर्मुख जारणा। ओके, तो ग्रास पिंड परिणाम तिस्रश्चाख्याः परा पुनः समुखा निर्मूला चेति धारणा द्विविधा पुनः। उक्त रूप धारणायाः पुनः अवान्तर भेदद्वयमाह समुख इत्यादि। समुख निर्मुख संज्ञक जारणाद्वय लक्षणम आचार्यः स्वयमेव अग्रे वक्ष्यति। जारणाया अपरा त्रैविध्यमाह ग्रास इति। ग्रास कौलीकरण रूप जारणा, पिंडः कर्दम पिंडीभवन रूप जारणा, परिणामः अवस्थान्तर प्रापण रूप जारणा। पुढे येईल एखादा वेळेला। निर्गुण जारणा प्रोक्ता बीजादानेन घातता। निर्मुख जारणा मा निर्मुखा इत्यादि। नि नास्ति मुखम वक्ष्यमाण चतुष्षष्ट्यांश बीज प्रक्षेप रूप मुख लक्षणम यत्र जारणायाः तादृशी। बीज इति भागता यथा भागं तत्त द्रव्य जारणायाः निर्दिष्ट भागमनतिक्रम्य वक्ष्यमाण चतुष्षष्टि भागात् न्यूनतया अधिकतया वा इत्यर्थः। बीजादानेन शुद्ध स्वर्ण रौप्यात्मक बीज ग्रहणम्। चतुष्षष्ट्यशतो बीज प्रक्षेपो मुखमुच्यते। समुख निर्मुख जारणा के लक्षण पारद में मुख बनाए बिना बीज ग्रास को पूर्ण मात्रा में एक साथ डालकर जो जारणा की जाती है उसे निर्मुख जारणा कहते हैं। समुख जारणा उसे कहते हैं जिसमें पारद का मुख बनाकर जारणा की जाती है। शुद्धम स्वर्णंच रूप्यंच बीजमित्यभिधीयते। शुद्ध स्वर्ण और चांदी को बीज कहते हैं, अर्थात संस्कृत पारद में ग्रास देने के योग्य शुद्ध स्वर्ण या शुद्ध रजत को बीज कहते हैं। मुख से लक्षण चतुष्षष्ट्यंशतो बीज प्रक्षेपो मुखमुच्यते। एवं कृते रसो ग्रास लोलुपो मुखवान् कठिनान्यपि लोहानि क्षमो भवति भक्षितुम्। एवं ही समुखा प्रोक्ता जारणा मृगचारी। संस्कृत पारद में पारद के 64वां भाग बीज स्वर्ण या रजत मिलाने की क्रिया को मुख कहते हैं। ऐसा करने से पारद ग्रास लोलुप, ग्रास का लालची, ग्रास को चाहने वाला हो जाता है, उसको मुखवान कहते हैं।
पारद मुखवान बन जाने पर कठिन से कठिन धातुओं को भी ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार की धारणा पहले बात को मुखवान बनाकर फिर उसमें कठिन धातुओं के पास ग्रास को मिला देने की वाली धारणा को मृगशाली नाम और रसविद ने धारणा की संज्ञा दी। हाँ, ये काफी दिलचस्प बातें है कि ग्रास लेना है तो मुख होना चाहिए और एक जानना निर्मुख भी है कि मुख बनाए बिना ही स्वर्ण या शुद्ध स्वर्ण शुद्ध चांदी का ग्रास देके निर्मुख जानना की जाती है। और एक 64वां भाग भारत का अगर बीज प्रक्षेप किया जाता है तो उसको सम्मुख धारणा कहते हैं। एवं कृते रसो ग्रास लोलुप मुखवान भवे। इस प्रकार से ये ग्रास लोलुप मुखवान इस प्रकार का हो जाता है भारत जो है वो। और कठिन से कठिन लोह भी खाने के लिए वो सक्षम इस प्रकार का हो जाता है। अभी तो मुझे ये पता नहीं है किसने ये किया है। ये तो बालेंद्र प्रकाश ने तो बुभुक्षित भारत बनाया था। उसमें ये जो भेद है सम्मुख धारणा निर्मुख धारणा इस प्रकार से इसके बारे में तो पता नहीं है। उनसे शायद पूछना पड़ेगा ऐसा कुछ करते हैं क्या सिद्ध संप्रदाय में। अगर ये प्रचलन में है तो उन किसी से ये बात पूछ लेना जरूरी इस प्रकार का है। अभी तक तो ऐसा था कि तमिलनाडु में सिद्ध संप्रदाय प्रचलन में है और भाषा का बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ तमिल ही जानते हैं, बाकी कोई भी भाषा नहीं जानते हैं, अन्य किसी भाषा को नहीं जानते। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। हम एक बार कोयम्बतूर में थे, ऐसे सिद्ध वैद्य थे और उन्होंने हमारे हाथ में पारद रख दिया खाने के लिए, कटने के लिए और कहा कि इससे कुछ हानि नहीं होगी, पारद ऐसा इस प्रकार से खा सकते हैं। हमने खाया, हमें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकार से जो विद्या है, रस विद्या है उनके पास में सिद्ध संप्रदाय, वो थोड़ा अलगता से उसको देखना पड़ेगा। और उनके सभी ग्रंथ तमिल लिपि में ही है, तो उनको भी संस्कृत में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। और ये जो लैंग्वेज बैरियर तमिलनाडु में सभी जगह है। बड़े बड़े शहरों में शायद कुछ हद तक लोग अंग्रेजी बोलते हैं, नहीं तो सभी तमिल में ही भाषा करते हैं, बात करते हैं इस प्रकार से। और हिंदी का तो द्वेष करते हैं, तो हिंदी का कोई सवाल ही नहीं है वहां बोलने का इस प्रकार से। मुझे एक हिरवाणी ने अजीब अनुभव बताया था फ्रांस में। तो फ्रांस में अंग्रेजी बोलने वाले काफी लोग हैं, लेकिन वो भी हेट करते हैं अंग्रेजी बोलना। तो उन्होंने तरीका बताया कि आप उससे हिंदी में बात करो। तो उसको तो समझ में नहीं आएगा। तो फिर वो हमें पूछेगा कि डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो इंग्लिश हाँ कहेंगे तो वो अंग्रेजी में बात करेगा। ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। फिर भी ये जो सम्मुख और निर्मुख बगैर मुख बनाते हुए स्वर्ण का ग्रास दे देना, स्वर्ण का देना, और सभी धातुओं का मुख बनाते हैं तो कठिन धातुओं का भी ग्रास इस प्रकार से दे सकते हैं। और वो प्रमाण उसका जो है वो एक 64 इतना ही है। तो 1/64 इतनी कम मात्रा में स्वर्ण या रौप्य का ग्रास उसमें देना है और इससे वो ग्रास लोलुप मुखवान बन जाता। तो ये तो सजीव के लक्षण है। हम
भारत जैसे जिसको निर्जीव अभी आधुनिक विज्ञान कहता है, उसको सजीवत्व देना ये काफी अहम इस प्रकार का मुद्दा है। और इसीलिए वो शिवलिंग है, पार्वती का रज गंधक है, ये जो सभी बातें बताई गई है वो उसमें सजीवत्व की संकल्पना से ये सिद्ध हो सकता है, नहीं तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। यह समुखा प्रोक्ता चारणा मृगचारिणा, तो मृगचारी करके एक कोई रसवैद्य थे। दिव्यौषध समायोगा स्थित प्रकट कौष्टिषु गुंजिताखिल लोहाद्यम योसव राक्षस वक्त्रवान। ये मुख निर्माण होने में भी एक राक्षस मुख निर्माण हो सकता है, राक्षस वक्त्रवान। दिव्यौषध समायोगा, दिव्यौषधि के योग से स्थित प्रकट कोष्ठिषु, जो प्रकट कोष्ठी में स्थित इस प्रकार का है। भुंजित अखिल लोहाद्य, वो पूरे के पूरे लोहादि का ग्रास कर लेता है, वो राक्षस वक्त्रवान, ये राक्षस जैसा है। राक्षस वक्त्र भारत के लक्षण दिव्यौषधियों के योग से संस्कृत खुली भट्टी में स्थापित तथा खुले मुख वाले भूषा में रखा हुआ भारत जब सब प्रकार के धातुओं का धातु आदि पदार्थों का ग्रहण करते भक्षण करते हैं, करने योग्य हो जाता है, तो उसे राक्षस वक्त्र भारत कहते हैं। तो अभी एक भारत के साथ अमेलगमेशन या आधुनिक विज्ञान में बताया गया है, भारत उससे सम्मिश्र हो जाता है और खास करके सोने की अंगूठी पहनकर भारत का खल कर रहे होते हैं, तो भारत उसके ऊपर चढ़ जाता है, सोने की अंगूठी पर चढ़ जाता है और उसका निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक प्रकार से एमलगमेशन इस प्रकार का है, उससे घुल मिल जाना इस प्रकार का है। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं उसका ग्रास कर लेता है, तो उस स्वर्ण या रौप्य का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता, वो उसमें पूरी तरीके से समा जाता है इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि निर्जीव वस्तु को इस प्रकार के सजीवत्व देना एक बहुत बड़ी बात है, अहम बात है, और हमें ये लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप में लाना ही है वास्तव में। तो मालूम नहीं ज्यादा लोगों ने इस पे प्रयास नहीं किए हैं और फिर भेषज बना दिए, उसका प्रयोग शुरू कर दिया, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये संकल्पना ही बहुत बड़ी संकल्पना इस प्रकार की है और इसके जरिए मैं मानता हूं कि इसके बारे में थोड़ा प्रयास करना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। आउटर ऑर्बिट मधील इलेक्ट्रॉन काढला तर ते द्रव्य दुसऱ्या द्रव्याशी बॉन्ड होण्यास योग्य होते असे काहीसे शिकलेलो होतो। या लेवल पर्यंत या संस्काराचा परिणाम होत असावा। अभी ऐसा है कि वो मॉडर्न केमिस्ट्री में या मॉडर्न फिजिक्स में जो हमने सीखा है, वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये रहते हैं और कुछ ही इन मूल द्रव्यों में इलेक्ट्रॉन्स थोड़े निकल जाने वाले इस प्रकार के हो सकते हैं और फिर उसका संयोग ये बनता है। अभी भी मुझे थोड़ा सा तो याद आ रहा है, वो इस प्रकार का है। तो थोड़ा केमिस्ट्री में जाकर देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये जो ग्रास की संकल्पना है, वो पूरी तरीके से लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा और अनूठी है, इसलिए लोगों के सामने रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा।
मैं देखता हूँ हिरवाणी से बात हो सकती है इसके बारे में, लेकिन ऐसा है कि ये सब करने वाला कौन है? अभी हम तो प्रैक्टिस में पूरी तरीके से डूबे हैं। तो मुझे इंटरेस्ट है तो भी मैं इसमें समय नहीं दे पाऊंगा. काही दिवसापूर्वी व्हॉट्सअपवर भूक्षित पारद मध्ये सुवर्ण अर्क ग्रास घेतानाचा व्हिडिओ पाहता. वो उसको खींच लेता है, ऐसा है. अगर वीडियो तुम्हारे सामने है तो शेयर करो और किसने किया है ये भी देखेंगे इस प्रकार से. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अहम मुद्दा है, अनूठी बात है, जो आज के वैज्ञानिकों को पूरी तरीके से चकित कर देने वाली इस प्रकार की बात है. और रसशास्त्र के औषधों से इतने अच्छे परिणाम क्यों आते हैं, इतनी तुरंत रोग मुक्ति कैसे होती है, ये समझने के लिए ये सब समझना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा. रसस्य जठरे ग्रास क्षपणम चारणमता. तो उसके उदर में, रस के उदर में, पारद के उदर में ग्रास क्षपण एक चारण इस प्रकार का रहता है. ग्रस्तस्य द्रावणं गर्भे गर्भस्थिति उदारता. ग्रास दिए हुए पदार्थ को पारद के बीच में द्रवीभूत कर देने की क्रिया को गर्भधृति संस्कार कहते हैं. अभी ये तो पता नहीं है कि गर्भधृति के संस्कार से कुछ मेडिसिन बनते हैं क्या, और वो शायद कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में इसके बारे में सोच सकते हैं. अभी तो मैं गर्भपाल रस का प्रयोग करता रहा हूँ उसके हिसाब से, लेकिन गर्भधृति संस्कार युक्त पारद से अगर कुछ बनता है तो शायद वो उस पर ज्यादा अच्छा काम करेगा. बहिरेवं धृतिं कृत्वा घनसत्त्वादिकं खलु धारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्य धृतिरुच्यते. वन्यरेव बहिरेव, हाँ, बाहरी द्रव करके घन सत्वादिकं खलु, घन सत्व ये जाननाय रसेन्द्रस्य सा बाह्य धृतिरुच्यते. म्हणजे गर्भपाल और म्हणताय, कशाच्या दृष्टीने गर्भपाल और म्हणताय, गर्भधृती संस्कार केलेला पारद इस प्रकार. म्हणजे काय, ये जो ग्रस्त है उसको पारद के गर्भ में लीन करना, उसको गर्भधृति कहते हैं. स्वर्ण रौप्य जो है वो पारद के गर्भ में जाएगा इस प्रकार से. नाही बघायला पाहिजे आता ते अजून तरी. नॉर्मल पारदात पण सुवर्ण वर्ख समाविष्ट होतो असे म्हणतात. त्या व्हिडिओ मध्ये पण संस्कृत पारद नाही बहुतेक. ठीक है, देखेंगे. मंगेश है क्या उपस्थित आज? नहीं है. जिन किन्हीं लोगों ने इसमें काम किया है, भाग्यवड़ीकर ने काफी काम किया है पारद के बारे में. नृसिंहाचार्य भाग्यवड़ीकर, उनकी कोई किताब तो नहीं है इसके बारे में, मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में. या फिर अभी अतुल निपकर ने काफी काम किया है, साने ने कुछ काम किया होगा, विवेक साने ने, और मंगेश ठमके अभी ये सबसे
अर्वाचीन है, वीडियो शेयर्ड ऑन जेएसपीसी। ठीक है, तो वीडियो एक बार देखेंगे जेएसपीसी का। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई इसमें काम करने के लिए तैयार है आगे चलकर, वहाँ है सिस्टम क्या है। ओके, तो तुम्हें अगर इसमें इंटरेस्ट है कराने के लिए, तो तुम इसमें दिलचस्पी लो और ये सभी सीखने की कोशिश करो। मेरा तो मतलब है आचार्य सिद्धिनंदन मिश्र, इनके पास जाके आओ, बोलने में क्षमा है, समझने में क्षमा है नहीं है तो अलग चीज इस प्रकार की रहेगी, लेकिन उसका आशीर्वाद भी काफी होगा। जिन्होंने एक्चुअली इसमें काम किया है उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए अच्छा रहेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार के अगर बुजुर्ग वैद्य कहीं भी है, हरदिकर शास्त्री भी इस प्रकार के थे एक्चुअली। दिनेश भाई चौधरी को कुछ मालूम है नहीं है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, या उनके मार्गदर्शन पर किसी ने और काम किए हैं क्या इस प्रकार से। लेकिन वो भी नहीं रहे अभी दादा हरदिकर। तो पता नहीं है आगे अगली पीढ़ी में, भाग्यवाड़ीकर की पीढ़ी में, प्रशांत भाग्यवाड़ीकर, श्रीकांत भाग्यवाड़ीकर, इन्होंने कुछ किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं है। और वो बताएंगे या नहीं बताएंगे ये भी पता नहीं है। वो एक अलग बात इस प्रकार की। और ठीक है, योगेश बेंडाले या भाग्यवाड़ी के शिष्य परिवार में ये अमित घोड़के, इन्होंने कुछ किया है क्या ये भी पूछ लेना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन मेरे ख्याल में अतुल निमकर ज्यादा बेहतर है। और विवेक सानी, ये दोनों बेहतर रहेंगे। तो ठीक है। ग्रस्तस्य द्रावणं गर्भे गर्भतृति रूपकृतात्। तो गर्भतृति के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। निर्लेपत्वम, इसके बाद बाह्य धृति, बहिरेवं धृतिं कृत्वा घनसत्वादिकं खलु जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्य धृति उच्यते। तो बाहर उनको द्रवीभूत करके फिर पराग में डालना, ये बाह्य धृति इस प्रकार की बताई गई है। निर्लेपत्वं धृतत्वञ्च तेजस्त्वं लघुता तथा असंयोगश्च सूतेन पंचधा धृति लक्षण। असंयोग औषधात्मान योगेन लोहधात्वादिकं तथा संतिष्ठते द्रवाकारं साधते परिकीर्तिता। तो निर्लेपत्व, उसका लेप नहीं होना, द्रुतत्व, तेजस्त्व, लघुता और असंयोग, ये पंचधा धृति लक्षण है। निश्चयेन निश्शेषेण वा लेपत्वं लीनत्वं द्रवान्तरेण सशेष निश्शेषेण एकीभवनमित्यर्थः। तो लेप नहीं, वो उसमें घुल मिल जाता है। यद्वा निर्निर्गतः लेपः लिप्त पदार्थ मलादि यस्मात् तत्वं पृथक्भूत मलादिकं मलादिकम् इत्यर्थः। धृतत्व विशेषेण द्रवीभवनं तेजस्व स्वरूपापेक्षा तेजो भूयस्त्वं लघुता स्वाभाविक स्वरूपम् अपेक्ष्य लाघवम् असंयोगश्च सूतेन पारदेन सह पृथक्तया अवस्थानम्। हाँ, ये धृति है। पाल में न चिपकना, द्रव रूप में रहना, तेजस का चमकदार होना, मूल द्रव्य से हल्का होना था, पारद के तरह से अलग रहना, ये उत्तम धृति के 5 प्रकार हैं, जो विशिष्ट औषधियों के संयोग तथा तीव्र गमन
से स्वर्ण आदि लोह या अन्य खनिज पदार्थ द्रवीभूत होकर दमन होता था। दमन से द्रवीभूतों का द्रवावस्था में रह जाते हैं, उसे मूलभूत पदार्थ के द्रवीभूत अवस्था को द्रुति कहते हैं। और मुझे तो ये मालूम नहीं हरिशास्त्री साने ने जो गंधक द्रुति बनाई थी वो किस तरीके से बनाई गई थी, और वो द्रवीभूत गंधक इस प्रकार अवस्था में वो रहता था। तो इस प्रकार की द्रुति पारद में मिला के पारद से अलग रहते हुए उसमें जारणा की जाती है। अजीब है। द्रुतग्रास परिणामो विलयंत्रादि योगतः जारणा इत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्ति कोटिशः। विड वक्षमाण लक्षित यंत्र कोष्टिकादिकं तदादि योगतः अत्र आदिपदेन मूषाकूटादीनां ग्रहणं द्रुतस्य गर्भे तरलितस्य ग्रासस्य स्वर्णादिपरिणामः परिपाकः स्वात्मनि अभेदरूपेण परिणमः। रसेन्द्र चिंतामणि तो जारणा ही पातन गालन व्यतिरेकेण घनयमादि ग्रासपूर्वकं पूर्वावस्थापन्नत्वम् इत्यादेन यत् प्रकारान्तरं जारणालक्षणम् उक्तं तत् चारणाख्य जारणाभिप्रायेण बोध्यम्। पिंड तथा यंत्र आदि के द्वारा द्रवीभूत ग्रास के पारद में अच्छी तरीके से विलीन हो जाने की क्रिया को जारणा संस्कार कहते हैं। जारणा के करोड़ों प्रकार में भेद होते हैं। तो यंत्रों द्वारा की गई जारणा ये एक द्रवीभूत होकर वो पारद के साथ रहता है जो अन्य द्रव्य है वो, और उसको जारणा संस्कार कहते हैं। और इसके करोड़ों प्रकार के भेद होते हैं। खरी गंधक द्रुति ही पाना प्रमाणे तरल निर्मल असते असे ऐकले वाले। आज जी द्रुती म्हणून मिळते ती घट्ट कलपात असते। कलपात अभी बागेवाड़ीकर फार्मेसी की मिलती है, बाकी किसी की फार्मेसी की नहीं है। तो उसको गंध का स्मेल बहुत आता है। इतनी पतली नहीं रहती, थोड़ी घन है, लेकिन द्रुति ही है इस प्रकार से। तो मालूम नहीं हरिशास्त्री साने ने जो गंधक द्रुति बनाई, इस प्रकार से अगर पारद में गंधक की जारणा द्रुति के जरिए की जाती है तो शायद एक अलग बात बन सकती है कि वो अलग रहेगा, द्रव फॉर्म में रहेगा, और उससे अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। काली कालपट, ओके, कालपट असते। गंधक मैंने जो देखी है वो भाग्यवाड़ीकर की वो इसी प्रकार की है। और विशेषतः कर्णस्राव पूतीकरण, इसमें गंधक द्रुति का अच्छा परिणाम निकल आता है। गंधक द्रुति के पारा नसतो, यहाँ गंधक द्रुति पारा नहीं है, लेकिन वो पतला कैसे रखते हैं गंधक को, ये बात अहम है। इस प्रकार से नुसतं गंधक त्रिकटूच्या पाठाची द्रुती मिळते। गंधक प्लस त्रिकटू, ओके। किस फार्मेसी की है? मुझे तो सिर्फ एक भाग्यवाड़ी का फार्मेसी की मालूम है। इस कर्णस्राव में या पूतीकरण में यंकोना ये गंधक द्रुति वाला ही है। आसम का जो प्रोडक्ट है वो तो सभी जगह उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ वेदस के यहाँ से तो मिल सकता है। तो गंधक द्रुति उसके
बदले में प्रयोग कर सकते हैं। और थोड़ी सी लगानी है और धूपन करना है, तो जो पुष्टिकरण है, पस फॉर्मेशन वगैरह वो सब कम हो जाता है और वर्ण शुद्ध होता है। पुनर्वसूची पण नृत्य आले, मी एकदा बनवली होती। ओके, और पुनर्वसूची भी अवेलेबल है, तो ये अच्छा है। क्षारैरम्लैश्च गन्धाद्यैर्मूत्रैश्च पटुभिस्तथा रसग्रासस्य जीर्णार्थं तद्विडं परिकीर्तितम्। नीचे पिंड के लक्षण के बताए गए हैं। क्षार, यवक्षार, सज्जक्षार, टंकण, अम्ल पदार्थ, नींबू, अम्लरस, कांजी इत्यादि, गंधाद्य, गंधक, गैरु आदि अनेक प्रकार के धातु, मूत्र तथा सेंधा नमक आदि नमक में से किसी एक का या अनेक पदार्थों का एकत्र मिलाकर जो पदार्थ किया जाता है, जो पारद में देने से पूर्णतया ग्रास को जीर्ण विलीन कर देता है, उसे पिंड कहते हैं। तो ये भी थोड़ा अजीब है कि ग्रास देना है और फिर उसके पाचन के लिए और ये ग्रास देना है। पूर्वश्लोके विडदंत्रादि योगता इत्युक्तं, तत्र क्रियान्तावत् विडमित्यापेक्षायामः क्षारेरिति। क्षारे वास्तुक क्षारादिभिः टङ्कणादिभिश्च अम्लैः काञ्जिकादिभिः जम्बीरादिभिर्वा यदुक्तं रसेन्द्र चिन्तामणौ जम्बीर पूज बीज कुरक चाङ्गेरि वेतसाम्ल संयोगात् क्षारा भवन्ति सुतरा गर्भधृतुजारणे शस्ता। गन्धाद्यैरित्यत्र आद्य शब्देन काशीश सौराष्ट्रादीनां शङ्खादीनां वा ग्रहणं, मूत्रैः अष्टविधेः इति आशयः, पटुभिर्लवणैः तानि तत्र षड्विधानि योज्यानि। यतुक्तं रसेन्द्र चिंतामणौ वास्तुकैरण्ड कदली देवदाली पुनर्नवा वासा पलाश निच्छुद तिलकांचन मोक्षका सर्वांगखंड मच्छिद्र खंडम सच्छिद्रम नातिशुष्कं शिलातले दग्धं कांडं तिलानांच पंचांगम मूलकस्य च प्लावयन् मूत्रवर्गेण जलं तस्मात् परिसृतं लौहपात्रे पचेत् यन्त्रे हंसपाके अग्निमानवे बाष्पाणां दानाच्च वन्दना गमोदता। बुद्बदानां बहुनाम उद्गमो यदा तदा काशीश सौराष्ट्री क्षारोत्तरे कटुत्रयं गन्धकञ्च सिता हिंगुर्लवणानि च षट् तथा येषां चूर्णं क्षिपेत् लोहसम्पुटमध्यतः सप्ताहं भूगतं पश्चात् धार्यस्तु प्रचुरो बिडः अत्र सकल क्षारैः साम्यं तिलकाण्ड क्षाराणाम् इति नित्यनाथ पादा। अरे वाह, हंसपाक यंत्र लक्षणमपि तत्रैव। अरे वाह, मी बत्तासावर घालून अभ्यंतर वापरली आहे 7 वर्षाच्या मुलाला कृमिजन्य दुर्दृष्टी वारंवार कास या लक्षणावर। ओके, तो गंधक त्रुटि कैसे प्रयोग में ला सकते हैं?
तो रसग्रास को है उसको जरण करने के लिए एक क्षारे रमलेश गंधा मूत्रेश तथा उसको विड़ इस प्रकार से कहते हैं, जो दिया जाता है ग्रास वो विड़ कहना। अभी एक नीचे प्रोसेस रसेंद्र चिंतामणि में जो बताई गई है वो तो क्षार निर्माण की विधि है, ये तिल वगैरह से लेकर वास्तु एरंड कदली वगैरह वगैरह। तो ज्यादा सूखा नहीं बनाना है। शिलातले दग्धन कांड तिलानांचो पंचांगम मूलकस्य। तो इसमें तिल का पंचांग और मूलक ये सब जलाना, और फिर प्लावेन मूत्र वर्गेण जलम तस्मात् परिसृतम, मूत्र वर्ग से उसको प्लावन करना। तो ये उसमें जो क्षार है ये समा जाएगा मूत्र वर्ग में इस प्रकार से। लोह पात्रे पचेत यंत्रे हंस पाके मानन, और उसका जो जल है वो क्षार जल है। तो उसको आगे फिर अग्नि पर रखना है, और हंसपाक ये एक अग्नि देना है इस प्रकार से। और फिर उसमें बुदबुद जब निर्माण हो जाते हैं, भाप निकलती है, तथा काशीश सौराष्ट्र क्षारत्रय कटुत्रय वगैरह वगैरह ये इसमें डालना है इस प्रकार से, और फिर उसको भूमि में रखना है। तो ये क्षार निर्माण विधि इसी प्रकार का है। टॉन्सिल और प्रतिसारण वैद्य रमेश नादल खूप रुग्णात वापरली आहे। हाँ ये है, अभी टॉन्सिल के पेरिज बहुत ही कम है इस प्रकार से है कर सकते। तो उसमें निस्संदेह लगा सकते हैं अगर टॉन्सिलाइटिस के लिए ज्वर इस प्रकार का है तो इसमें कर सकते हैं। या भी इस प्रकार के आधुनिक निदान और उसके लिए आयुर्वेदीय चिकित्सा एक अलग माहौल इस प्रकार का है। वैसे बहुत कम रहते हैं इस प्रकार के रुग्ण, लेकिन होते हैं कभी कभी, विशेषतः छात्रों के रिश्तेदार और हमारे जो फैमिली इस प्रकार के मरीज बन गए हैं, फैमिली पूरी हमारी मरीज है, उनमें से ये बात आ सकती है। तो उनको भली भांति इस प्रकार से देखना है। तो गंधक तृतीय का उस प्रकार से अच्छा फायदा होता है। पेंशेसर दुष्ट व्रणामध्ये गंधक तृतीय वापरतात। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पूय का निर्माण है, दुष्ट वर्ण है, उस सभी में गंधक तृतीय का प्रयोग कर सकते हैं। बीच में सल्फा ड्रग्स आए थे एलोपैथी में, वो बाद में परास्त हो गए, और इस सल्फा ड्रग से काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। कुछ लोगों को उसकी एलर्जी हो गई और फिर ये तकलीफ वाली बात हो गई, लेकिन बाकी लोगों में जिनमें ये अच्छा इस प्रकार का मिला, परिणाम मिला, उनमें तो परिणाम अच्छा मिलता ही रहा। तो सल्फा ड्रग्स उस जमाने में ज्यादा प्रचलन में थी। अभी भी एलोपैथी अस्पताल में दाखिल करते हैं तो एलर्जी पूछ लेते हैं, और अगर सल्फा ड्रग्स की एलर्जी है तो वहां मेंशन की जाती है कि सल्फा ड्रग की एलर्जी है। अभी इनका प्रचलन काफी कम हो गया। एलोपैथी में जो बदलाव आए हैं इस प्रकार से, उनका इतिहास भी थोड़ा जाकर देखे, ज्यादा इतिहास नहीं है। बीच में पेनिसिलिन का माहौल था, वो अभी काफी कम हो गया है।
सिर्फ हृदरोग में यूनिडोरा 12 लाख यूनिट्स ये 3 हफ्ते के बाद देते रहना, ये अभी भी प्रचलन में है। तो जो परिवर्तन इस प्रकार से आए हैं एलोपैथी में, उनको भी भली भांति देख लेंगे, और ग्रंथों में इस प्रकार के जो है वो कहाँ पे उसका प्रयोग कर सकेंगे, ये थोड़ा देखेंगे। सुसिद्ध बीज धात्वादि चारणेन रसस्य ही पोतादिराग जननम रंजनम परिकीर्तितम्। सुसिद्ध बीज धात्वादि से जो रस का जारण होता है, पोतादिराग जननम, शोधित स्वर्ण रौप्याभ्याम तथा जीर्णा ताम्रादि योगेन क्रिया विशेषम आश्रित्य रसस्य यत् पौतादिराग जननम, इसका अर्थ क्या है? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। पीतादिराग जननम, हाँ। तो ये बस समझ में नहीं आ रहा था ये पोतादि क्या है, तो पीतादिराग जननम ठीक है, समझ सकते हैं। यहाँ तो पोतादि दिख रहा है। विशिष्ट विधि से संस्कृत बीज स्वर्ण रजत अभ्रक आदि को पारद में गारित कर उसमें पीला या अन्य किसी रंग को बना देने की क्रिया को रंजन संस्कार कहते हैं। सूते सतैल यंत्रस्थे स्वर्णादिक्षेपणं हियत् वेदाधिक्यकरं लोहे सारणा सा परिक्रीडिता। जो सतैल यंत्र में सूत को रख के स्वर्णादिक्षेपणं हियत्, उसमें स्वर्णादि को डालना, वेदाधिक्यकरम लोहे, ये किताब है मेरे पास रसरत्न समुच्चय की, इन डॉक्टर इंद्रदेव त्रिपाठी, और भाषांतर काफी अच्छा है, गलतियां नहीं है, तो अच्छी बात है। किसका प्रकाशन है? मुझे किसी ने भेज दिया है, चौखंबा संस्कृत संस्थान वाराणसी। सारणा संस्कार के लक्षण, उपयोगी मूषा आदि यंत्र में तेल डालकर उसमें पारद को रखकर पारद की धातुओं का वेद करने की क्षमता को अधिक बढ़ाने की दृष्टि से उत्तम स्वर्ण आदि बीज को डालकर जो संस्कार किया जाता है उसे सारणा संस्कार कहते हैं। इससे पारद की वेद करने की क्षमता बढ़ जाती है। जामनेरला अशुद्ध गंधकापासून धृती बनवली जाते, जी बाह्य उपचारासाठी आहे, विशेषतः निंब तेलामध्ये बनवली होती, तर कंडू प्रधान त्वचा रोगात चांगला उपयोग होतो। अशुद्ध गंधक से क्यों बोला मालूम नहीं। केवल बाह्योग योग के लिए करना है, लेकिन वैसे कोई भी द्रव्य शुद्धि के बिना प्रयोग में नहीं लाना है। मैंने काफी बार अशोक भट्ट के यहाँ गंधक शुद्धि की प्रोसेस देखी है। वो भृंगराज में करते थे, भृंगराज सोरस में करते थे, और बड़ा धुआं होता था, बहुत बड़ी गंध होती थी। तो उनका तो एक थोड़ा अजीब इस प्रकार का था कि भृंगराज जो है वो खास करके श्राद्ध और पक्ष में प्रयोग में लाया जाता है। तो पितृदोष अगर है तो भृंगराज का प्रयोग करना है। वो इस प्रकार का गंधक, शुद्ध गंधक सभी पुड़ियों में डालते थे,
एक भी पुड़ी ऐसी नहीं होती थी कि जिसमें वो गंधक नहीं डाला गया। और ये कहते थे कि ये इसके लिए कर रहे हैं। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जहां इस प्रकार से पूर्वजों से कुछ पाला हो या उनके बारे में कुछ सोचना हो, तो इस प्रकार का शुद्ध किया हुआ गंधक या भृंगराज का ही घन ये डालेंगे, ये तो आसान है इस प्रकार से। अमावस्या में लक्षण बढ़ते हैं। कल ही मरीज आई थी, एक्चुअली 30-32 बरस का युवा है और कमर से नीचे ताकत बिल्कुल चली गई है, व्हील चेयर पर है। ये बल संवेदना भी उतनी अच्छी नहीं है और पाए हिलाना वगैरह वगैरह ये तो बातें है ही नहीं इस प्रकार से। थोड़ा ट्रांजिएंट है फिर भी इसमें कभी कभी वॉकर के साथ प्रयास करते रहेंगे तो थोड़ा खड़ा रह पाता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसने बताया कि अमावस्या को लक्षण बढ़ते हैं इस प्रकार से। तो जहां ऐसी स्थिति हो वहां हम एक तर्पण बताते हैं करने के लिए, पितरों का तर्पण करने के लिए। लेकिन ये तो काफी युवा है, उसके पिता उसके दादा ये भी जीवित है, तो दादा को ये अधिकार रहेगा तर्पण करने का, उनको नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो दूसरा एक तरीका होता है कि जिस पानी में मछलियां हैं उनमें आटे से, गेहूं के आटे से बने गोले बनाकर उस पे डाले, मछलियों को दे दे अमावस्या। तो ये बताता रहता हूँ। लेकिन फिर भी इस प्रकार के मरीजों को ढूंढना और उसमें फिर ये भृंगराज का प्रयोग करना, मैं अभी यागोस्म का प्रयोग करता हूँ इन सभी में, लेकिन उसके बावजूद ये भी बात इस प्रकार की हो सकती है कि भृंगराज का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो वेदाधिक्य कर वेद निर्माण करना, धातुओं का वेद करने की क्षमता उसको बढ़ाना, ये एक अलग बात है, अगले गुरुवार को देखेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। ये हमारे हिसाब में तो वातव्याधि है, अभी तो लग रहा है कि आवृतवात है इस प्रकार। और रक्त का संबंध रहता है, स्पर्श ज्ञानम असंशयम, ये रक्त के बारे में बताया, मैंने सुझाव दिया है कि उधर उसमें एडमिट करें और फिर ये बस्ती और रक्त मोक्षण ये सब करेंगे। देखते हैं इस प्रकार पूर्ण चंद्र तक तो कर सकेंगे इसमें प्रॉब्लम। विश्राम बापट ना, हाँ विश्राम बापट